किसी दिन फ़ोन करके पूछेंगे कहाँ घूम रहे हैं। खैर, आज के अब खबर वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ लेते हैं और हर्षदा आपको नजर, मानस नहीं तो क्या हुआ, हर्षदा आपको वापस स्क्रीन पे नजर आएंगी। और शुरुआत कुछ फार्मा के तड़के के साथ, ग्रैन्यूल्स और सुवेन। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? ग्रैन्यूल्स के केस में यूएस एफडीए ने इनकी दरअसल एक इकाई है गगीलापुर में, और वहाँ पर इंस्पेक्शन हुआ। यहाँ पर बेसिकली 6 ऑब्जर्वेशंस उभर कर आई हैं, लेकिन ये प्राइमरीली ध्यान रखिएगा प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन था और एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वाला भी इंस्पेक्शन हुआ और उसमें 6 ऑब्जर्वेशंस उभर कर आई हैं और कंपनी को उसे एड्रेस करना पड़ेगा। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। सुवेन के लिए ज़्यादा बेहतर खबर है, यूएस एफडीए ने दरअसल ईआईआर दे दिया है इनकी एक इकाई कैस्पर फार्मा को वॉलंटरी एक्शन इनिशिएट करके, और ये इनफैक्ट जो भी इंस्पेक्शन हो रहा था वो क्लोज हो चुका है अंडर 21 CFR। उस लिहाज से दरअसल ये एक पॉजिटिव साबित होगा। यह हैदराबाद वाली यूनिट है और जुलाई 12 के से बीच ये दरअसल इंस्पेक्शन हुआ था, उस पर एक ईआईआर विद वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड निकल कर आया है। ओके सेठ साहब, जरा ग्रैन्यूल्स इंडिया खोलिएगा। 6 आपत्तियां एक प्लांट के लिए, तो खबर तो खैर है तो खराबी। आपत्ति आई, अब आपत्तियों की डिटेल आएंगे, कोई डेटा इंटीग्रिटी वाला मामला है, नॉर्मल सी आपत्तियां हैं जो खुद ही सुलझा लेंगे, वो सब बात की बात है। पर फ्राइडे को भी दबाव में था, फ्राइडे को तो खैर पूरा मार्केट ही ठंडा पड़ा हुआ था। चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? जी आशीष जी, ग्रैन्यूल्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमने पिछले 1 से 1.5 महीने में काफी एक शार्प रनअप देखा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे लाजमी है। परसों के फ्राइडे के सत्र में हमने देखा कि एक ऑलमोस्ट 20 डमा की तरफ ये जा रहा था। और नेगेटिव न्यूज भी है इस काउंटर में, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसे अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी एक फैंटास्टिक रनअप देख लिया है, तो लेट इट कंसोलिडेट एट लोअर लेवल्स। सपोर्ट की बात करें तो लगभग 640 645 के आसपास आता है, बट एक बार इसको अवॉइड करेंगे और देखेंगे हाउ द न्यूज अनफोल्ड्स इन दिस। ओके, सुवेन फार्मा के लिए सतपुते साहब आप वो देखिए, क्योंकि आप लोग डिफेंसिव पे पिक भी दिए सुबह, तो जाने का डिफेंसिव आपसे ही चर्चा करिए। सुवेन फार्मा के लिए खबर तो अच्छी है, हाँ आपत्तियां हैं, लेकिन आपत्तियां वो हैं जिसमें आप वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, यानी कि हम कोई गाज नहीं गिराएंगे, आप खुद ही अपनी आपत्तियां सुलझा लो, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। तो एक खबर को पॉजिटिव लेना चाहिए उस लिहाज से। स्टॉक भी वैसे फ्राइडे को खराब बाजार में 4-4.25% चढ़ा हुआ है ऑलरेडी सतपुते साहब, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है या प्रीएम्प्टिव मूव था इस खबर का? फैक्टर्ड, हम लोग जो कहते हैं ना कि प्राइस में सब फैक्टर्ड इन होता है। हालांकि ऐसा कोई सिग्नल नहीं है, क्योंकि अब अनचार्टेड टेरिटरी पे है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो यहाँ पे मैं इतना ही कहूंगा, अगर पोजीशन है तो बने रहे 1100 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 1100 का स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट करिए, क्योंकि फिर इन दैट केस प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये जो मोमेंटम है, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में प्रोजेक्शन करना डिफिकल्ट है, प्रोबेबली ये 1200 का, यानी आज का हाई होगा 1224 का, परसों का। अगर 1224 को सरपास करता है तो फिर मोमेंटम और तेज पकड़ेगा, बट एट दिस लेवल देयर इज नो प्रेशर ऑन कॉल। ओके, एचयूएल और ब्रिटानिया, दो एफएमसीजी स्टॉक्स क्यों रडार पे हर्षदा? केस में आपको याद होगा मार्च अप्रैल में इनकी जो पेरेंट है यूनिलीवर, उन्होंने कहा था कि वो अपने आइसक्रीम बिजनेस को दरअसल अलग करना चाह रहे हैं, और तब ये चर्चा हुई थी कि क्या इंडियन एंटिटी को भी वो करना पड़ेगा। अब इसके लिए एक कमेटी इंस्टीट्यूट कर दी गई है जो इस पर विचार करती हुई दिखाई देगी और अपने प्रस्ताव बोर्ड को सौंपेगी। ध्यान रखिएगा, आइसक्रीम बिजनेस करीब 1800 करोड़ का एज ऑफ FY23 के मैं नंबर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 3% तक का बिजनेस आइसक्रीम की तरफ से कंपनी के लिए आता है। अब कंपनी क्या इसको अलग करना चाहेगी या फिर अपने साथ ही रखेगी, वो इनफैक्ट वो इन्वेस्टमेंट कमेटी की तरफ से जब अपडेट आएगा तो आएगा, लेकिन ये डेवलपमेंट है और उसी दिशा में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। ब्रिटानिया दूसरी तरफ कंपनी ने कहा है कि देखिए डिमांड के चलते वो अपनी कैपेसिटी रंजनगांव महाराष्ट्र में बढ़ाना चाहेंगे और वह सितंबर में ही काम शुरू होता हुआ दिखाई देगा। रंजनगांव की कैपेसिटी करीब 1,64,550 मिलियन टन प्रति एनम की है। बेकरी की फैसिलिटी है, ये 70% यूटिलाइजेशन पर काम कर रही है और इसमें और 60,000 टन का कैपेसिटी ऐड होती हुई दिखाई देगी। कंपनी ने कहा है कि अच्छी खासी डिमांड है, इसी के चलते इस पर काम हो रहा है। 300 करोड़ तक का निवेश होगा, लार्जली इंटरनल अक्रूवल से ही दरअसल ये फंड होता हुआ दिखाई देगा एक्सपेंशन। ओके, चलिए फिर इन खबरों पे चलते। सच साहब वैसे ही कह रहे हैं, हल्की दबाव आएगा तो एफएमसीजी एज अ स्पेस रडार पे रखनी है, तो देखते हैं ओपनिंग कैसी होती है। उसके बाद ये खबर वाले स्टॉक्स हैं एफएमसीजी के जो रडार पे रखे जा सकते हैं। स्पाइस जेट
कुछ वीकेंड्स पे न्यूज़ डेवलपमेंट्स थे। गाबा सर जरा देखिएगा चार्ट्स पे स्पाइसजेट कैसा खड़ा है, बहुत वॉलेटाइल काउंटर है, खबर तो ठीक ठाक है वीकेंड वाली। हर्षदा क्या अपडेट्स है? अब काफी दिलचस्प खबर है, कंसिडरिंग ये स्टॉक काफी पिटा हुआ है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। आशीष, यहाँ पर कंपनी ने कहा है वो रिस्ट्रक्चर सेटल कर रहे हैं कार्लाइल एविएशन के साथ एयरक्राफ्ट लीज ऑब्लिगेशंस को। ध्यान रखिएगा $137 मिलियन तक की ऑब्लिगेशंस थी, उसको रिस्ट्रक्चर करके $97.5 मिलियन तक लाया जा रहा है। बेसिकली इस रिस्ट्रक्चरिंग में कुछ सिक्योरिटीज इशू की जाएंगी कार्लाइल को, और ये करीब $30 मिलियन की इक्विटी होगी 100 रुपए प्रति शेयर पर। और 100 रुपए प्रति शेयर का सिग्निफिकेंस अच्छा है क्योंकि एक अच्छे खासे 63% के प्रीमियम पर कार्लाइल वो सिक्योरिटीज लेने को तैयार है। स्टॉक नियरली 61 रुपीस पर जाकर क्लोज हुआ था। दूसरी खबर ये है कि और ये अखबारों के माध्यम से मैं खबर आपको बता रही हूँ कि अजय सिंह जब कंपनी का QIP सितंबर के महीने में ही और सितंबर एंड तक ये कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, उस दौरान अजय सिंह अपनी कुछ हिस्सेदारी 10 से 15% ऑफलोड करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर लार्जली वो सामने रख रहे हैं और पैसा लाने के लिए। तो फंड रेज हो रहा है, कंपनी अपनी बैलेंस शीट को डी लेवरेज करना चाह रही है, कंपटीशन के सामने खड़े रहने के लिए पैसों की जरूरत है, और ये तमाम चीजें वो कंपनी करती हुई दिखाई देगी। कर रहे हैं कोशिश, कितनी सफल होगी देखना होगा। कार्लाइल 100 रुपये पे कन्वर्जन को तैयार, तो बेसिकली अपने ड्यूज को रिस्ट्रक्चर कर रही है कंपनी। ऊपर से रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि शायद प्रमोटर फंड भी रेज करना चाहें। अब वो इन्फ्यूज करेंगे नहीं करेंगे अपनी जगह। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा लूज होता है ऐसी होप ट्रेड्स में। अगर ये होना भी है ना, हो जाने दें पूरा, एक बार कंफर्मेशन आ जाने दें, उसके बाद भले ही आप इसको 100 रुपये के ऊपर ले लें, लेकिन एक बार क्लियर कट आपको एक एविडेंस मिल जाए कि हाँ सर्वाइवल हो रहा है और वाकई में इसमें प्रमोटर पैसा लगाने को तैयार है, तभी लें इस स्टॉक को। वरना वैसे मेरा तो ये मानना है कि हमेशा ना ट्रबल वाटर से बचें। अब देखिए आप वोडाफोन आइडिया देखिए फॉर एग्जांपल, वापस आ गया ना 12.5-13 रुपये पर, कितने लोग फंस गए होंगे उसमें। ऐसे ही स्पाइसजेट में भी काफ़ी लोग फंसे हुए होंगे। इसी पीरियड में आप इंडिगो और भारती के चार्ट्स देखिए, वो पैसा अगर आपने स्पाइसजेट में लगाकर थोड़ा सा ये फन एंड गेम्स के बजाय इंटरग्लो में लगाया होता तो बहुत पैसा बनता। वही पैसा आपने अगर आइडिया वाला जो था वो भारती में लगाया होता तो बहुत पैसा बनता। तकलीफ क्या है कि हमको पैसा बनाना नहीं है इन स्टॉक्स में, हमको पैसा बनाना है समाओ स्पाइसजेट और आइडिया में, वो तकलीफ की बात है। तो इसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ स्पाइसजेट से थोड़ा दूर ही रहें अभी, जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि वाकई में इसमें पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। गाबा सर चार्ट पे पोजीशनिंग कैसी? चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये चार्ट पे थोड़ी जो वीकनेस है, लेकिन लोअर लेवल पे 30-40 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। स्पाइसजेट अब ट्रेड कर रहा है 61 के आसपास, यहां पर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर इसमें डिप मिलता है करीब 40-45 के आसपास तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पर फेवरेबल बनता है, वहां पर लेने की जगह है। फिर एक टारगेट करीब 80 और 100 हो सकता है, लेकिन उसके लिए काफी वक्त लगेगा कि कब जाकर आप लें कि आ जाएगा और 15 दिन में 20 दिन में ऐसा जाएगा, ऐसा कुछ लगता नहीं है। हाँ, डाउनसाइड लिमिटेड लगता है, करीब 40 के आसपास सपोर्ट है, तो बस वहां पर लेना चाहिए। और उसको पेन अगर सह सकते हैं तो लीजिए, लॉन्ग हॉल। ओके, साथ में रखिए ओला इलेक्ट्रिक को रडार पे, हाल की बहुचर्चित लिस्टिंग। हर्षदा क्या अपडेट्स हैं भाई? ओला इलेक्ट्रिक 1 महीना हो चुका है कंपनी की लिस्टिंग के, और वो लॉक इन पीरियड फिर खुलता हुआ दिखाई देगा 1 महीने वाला। अब ऐसी स्थिति में कंपनी की लगभग 4% ऑफ इक्विटी मार्केट में आ सकती है ट्रेड के लिए। अब उस पर किस तरह का रिस्पॉन्स होगा देखना है, कंसिडरिंग पिछले पूरे हफ्ते सारी इन न्यू लिस्टेड कंपनीज में काफ़ी अच्छी खासी मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दे रही थी। लगभग 18.18 करोड़ के शेयर दरअसल मार्केट में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो ये स्टॉक का आप थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा इसको लेकर। रखिए रडार पे ओला इलेक्ट्रिक को। धर्मेश जी, कवरेज है आप लोग का ओला इलेक्ट्रिक पर, और इन लेवल्स ऊपर से ठंडा पड़ गया वैसे 150 प्लस वाला माल था, 100-110 पे आके खड़ा हुआ है, फ्राइडे को भी कुछ पेन में था, पर इन लेवल्स पे कैसा लग रहा है आप लोग को? बिल्कुल आशीष जी, देखिए अगर फेयर वैल्यू के हिसाब से बात करें, जिस तरीके से इसकी ट्रेजेक्ट्री चल रही है, रेवेन्यू से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच का जो रास्ता इन्होंने जिस तरह से तय किया, तो 94 रुपीज़ 2 साल के नजरिए से एक फेयर वैल्यू लगता था। तो ये तो अभी काफ़ी उससे ऊपर चला गया, इनफैक्ट डबल हो रखा था ये लिस्टिंग प्राइस से। तो वहाँ पर तो क्लियर कट कॉल था कि भाई प्रॉफिट टेकिंग ले ले आप, काफ़ी पैसा बन गया है और दूर रहें अभी इससे।
मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर्स पर कंटिन्यू रहेगा और डाउन साइड मतलब 90 से 95 के बीच में आके ये स्टॉक सेटल होना चाहिए। फिर जिस तरह से इसके क्वार्टरली अर्निंग्स अपडेट आएंगे वहाँ से फॉरवर्ड ट्रेजेक्ट्री इसकी बनेगी। बहरहाल जिस तरीके का माहौल हो, जिस तरह से बजाज ऑटो एग्रेसिव हो रखा है, मुझे डिफिकल्ट लगता है कि इसके जो बाइक लॉन्चेस हैं इलेक्ट्रिक बाइक के, वो काफ़ी सक्सेसफुल हो पाएंगे या मार्केट शेयर गाना कर पाएंगे उसी स्पीड में। इनका जो बेसिक बिजनेस था उससे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने की ज़्यादा आशा है, तो प्रेशर है, बाई मत करें। 90-95 पे आए तो फिर वहाँ पर अगर आपका नज़रिया काफ़ी लंबा है तो ले सकते हैं। गिरावट में 90 के ऑड लेवल्स के आसपास शायद हो सकता है अट्रैक्टिव, इन लेवल्स पे नहीं। और आज तो फिर एक ओवरहैंग भी बनता हुआ जब एंकर्स ने जो पैसा लगाया था, यानी कि आईपीओ जब खुला था उसके एक दिन पहले जो एंकर निवेशक घुसे थे, उनके रूल्स कहते हैं 50% लॉक इन खुल जाता है 50% ऑफ द होल्डिंग के लिए 30 दिन बाद। तो वो चाहे तो बेच सकते हैं, वो विकल्प खुल गया है, तो एक ओवरहैंग वैसे ही बन गया ओला इलेक्ट्रिक पर। बाकी के स्टॉक्स की न्यूज हर्षदा। आशीष, आप रेडार पर रखिएगा जेंसॉल इंजीनियरिंग को। ध्यान रखिएगा कि अगस्त में उन्होंने कहा था कि 500 करोड़ रेस करेंगे क्यूआईपी के जरिए। अब वो क्यूआईपी का साइज 500 करोड़ से बढ़ाकर 750 करोड़ कर दिया है। कंपनी ने अपने Q1 नंबर्स में प्राइमरीली कहा था कि जो भी फंड रेस कर रहे हैं वो लगभग अपनी डेट को कम करने के लिए कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है, अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करना चाहती है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। जियो फाइनेंस ने दरअसल ब्लैक रॉक के साथ एक जेवी साइन कर लिया है। ब्लैक रॉक एडवाइजर्स सिंगापुर के साथ एक जेवी साइन हुआ है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस दरअसल दोनों कंपनियां मिलकर चलाती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर ऑफ कोर्स कुछ अप्रूवल्स का इंतजार रहेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट करीब 3 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इस खबर का मार्केट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदाजा था और ये वो अंजाम लेती हुई दिखाई दे रही है। ओएनजीसी ने 3-4 कंपनियों को बड़े ऑर्डर्स दिए हैं, तो उस लिहाज से आप स्टॉक पहले तो रेडार पर रखेंगे मझगांव डॉक का। मझगांव डॉक को करीब 1486 करोड़ का ऑर्डर मिला है ओएनजीसी की तरफ से। दीप इंडस्ट्रीज को मिलना है ऑर्डर करीब 1402 करोड़ का। इनकी राजमुंद्री एसेट्स पर इनको काम करना है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। साथ ही साथ आरबीएम इंफ्राकॉन को भी करीब 3498 करोड़, तो लगभग आप मानकर चलिए 3500 करोड़ का ऑर्डर ओएनजीसी की तरफ से मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो ये 3 स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे ओएनजीसी के कॉन्टेक्स्ट में। एसएमएल इजूसू ने कह दिया है कि अक्टूबर 1 ऑनवर्ड्स, नॉट सितंबर, अक्टूबर 1 ऑनवर्ड्स 1 से 1.5% दरअसल ये प्राइस हाइक लेने वाले हैं अक्रॉस इनके अलग अलग मॉडल्स। प्राइमरीली जनरल इन्फ्लेशन को ऑफसेट करने के लिए प्राइस हाइक आता हुआ दिखाई देगा। कुछ बल्क डील्स हैं जिन पर आज भी नजरें रहेंगी और ये पिछले सत्र में हुई थी बल्क डील्स। पहले तो मेट्रो ब्रांड्स, जहां पर करीब कोटक महिंद्रा बैंक ने 1.5% हिस्सा लिया, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने। कोटक इन्फिनिटी फंड ने करीब 13.49 लाख शेयर खरीदे थे, वो लगभग आधे % की हिस्सेदारी है। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड, इन सब ने दरअसल कुछ हिस्सा लिया है। यहाँ पर आप ये स्टॉक रेडार पर रखेंगे उस पर्सपेक्टिव से। इंडिगो पेंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीक 15 वेंचर्स ने दरअसल अपनी हिस्सेदारी ऑफलोड की है 11.44% और 10.61%, तो कुल मिलाकर लगभग 21% तक की हिस्सेदारी इनकी तरफ से ऑफलोड हुई है। ध्यान रखिएगा पीक 15 के पास 25% तक की हिस्सेदारी थी एज ऑफ जून 30। और खरीदारों में एरिसिग एशिया फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और मर्सर QIF फंड PLC ने कुछ हिस्सा लिया है। साथ ही श्रीराम पिस्टन्स, यहाँ पे थेलमे इंडिया मास्टर फंड ने 1% हिस्सेदारी ली, DSP म्यूचुअल फंड ने करीब 1% हिस्सेदारी ली और यहाँ पर लव श्रीराम और मीनाक्षी दास ने अपना करीब 1.5% हिस्सा ऑफलोड किया है। तो ये सभी वो बल्क डील्स जिस पर आज भी कुछ फॉलोअप आ सकता है। हाँ, बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रखिए अपने रेडार पे। बहेती साहब, मेट्रो ब्रांड्स खोलिए। मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हुए हैं, पर ध्यान रखिएगा प्रमोटर्स ने माल भी छोड़ा है। प्रमोटर्स ने माल छोड़ा था जो इन सब ने लैच ऑन करा। स्टॉक प्लेस्ड कैसा? आशीष जी, प्रेशर में है स्टॉक और फ्राइडे के सत्र में भी देखा हमने 3% की गिरावट थी इसमें, और जिस हिसाब से स्टॉक का सेटअप बना हुआ है अभी हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड अपना 200 EMA एक बार टेस्ट करने के लिए, जो कि 1200 का जोन है। तो जिनके पास भी लॉन्ग है, मैं एक बार सलाह है कि कोई बाउंस बैक आता है तो उसमें से एक बार एग्जिट कर ले, या तो फिर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 1220 का इसमें। मझगांव डॉक
रचना जी आप चार्ट खोलिएगा। ओएनजीसी से जो ऑर्डर्स डोल आउट हुए हैं उसमें सबसे तगड़ा ऑर्डर इनके पास आता हुआ 1400-1500 करोड़ रुपए के आसपास का। ये सारे डिफेंस प्लेस अच्छे खासे ठंडे पड़े हैं ऑफ लेट। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे आप? जी, मस्काउट ऑफ की जहाँ तक बात है, अगर ये जहाँ पे अभी बैठा हुआ है वो तो ट्रेंड पुल बैक का है। स्ट्रॉन्ग लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड में मीडियम टर्म का पुल बैक चल रहा है, बट नेवरदलेस अगर ये काउंटर 4500 के ऊपर निकलता हुआ दिखेगा तो और तब ये पॉजिटिविटी दिखाएगा, और अगर एक बार ये निकला 4500 के ऊपर तो फिर 4750 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। बट एज ऑफ नाउ ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि इमीडिएट बेसिस पे हमें 4500 क्रॉस होता हुआ दिखे। हाँ, चलिए देखते हैं किस तरह का रिएक्शन। खैर मार्केट के मूड पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा आज। ये सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स के अपने अपने रिएक्शंस। अब एक काम करा जाए, ब्रोकरेजेस के रडार पे क्या है उस पर आता हूं, फिर उसके बाद आज की मच टॉक्ड अबाउट प्राइमरी मार्केट्स की ऑफरिंग बजाज के स्टेपल से जो आ रही है उस पर भी आऊंगा। पर पहले कंचन के पास चला जाए और जान लिया जाए दो इंटरेस्टिंग ब्रोकरेजेस, ल्यूपिन और श्रीराम। कंचन गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस की। यूबीएस की खरीदारी की राय आ गई है और अगर हम टारगेट की बात करें तो 2915 से टारगेट बढ़ा के 3850 कर दिया, यानी कि हम समझे 30 से 35% का हमें यहाँ पे अपसाइड देखने को मिला है। कंपनी को बेसिकली मर्जर से मिलने वाला जो फायदा है वो उसकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो सकता है। एनआईएम में जो कंप्रेशन आया है वो ट्रांजिटरी है और नए सेगमेंट में कंपनी के लिए कामयाबी हासिल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एसेट क्वालिटी स्टेबल बनी रहेगी और क्रेडिट कॉस्ट पे जो कंपनी ने अपनी गाइडेंस दी है वो भी कहीं ना कहीं बरकरार है। साथ ही साथ मैनेजमेंट ने कॉस्ट टू इनकम रेशियो को 26% टू 27% के गाइडेड रेंज में बरकरार रहने की भी उम्मीदें जताई है। ओके, ये श्रीराम हो गया। ल्यूपिन? ल्यूपिन की अगर बात करें तो यहाँ पे बिकवाली की राय है और टारगेट इस टाइम पे जो ल्यूपिन का भाव देखे तो 22.55 चल रहा है। यहाँ से सीधा टारगेट 20 से 25% यहाँ कटौती देखने को मिल सकती है और 1700 का टारगेट कर दिया है। बेसिकली जो इनका ऑपरेटर है, इनकी जो जेनरिक दवाई है जिसका नाम ही जेनरिक है, उनका जो ऑपरेटर है उत्सुका, उसने ल्यूपिन को कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ल्यूपिन इस दवाई को लॉन्च करने वाला था अप्रैल 2025 में, लेकिन अब इस कोर्ट में चैलेंज के बाद हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इसकी लॉन्चिंग में हमें एक बैकसाइड देखने को मिले और जिससे कंपनी के रेवेन्यू में डायरेक्टली यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई दे। ये भी हो सकता है कि कंपनी कोर्ट केस चलते हुए लॉन्चिंग कर दे, लेकिन जो ये लॉन्च होगा वो एक एट रिस्क लॉन्च होगा जिसका सीधा सीधा असर हमें स्टॉक के प्राइस में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे लुपिन आशीष, मेरा ये मानना है कि अगर इसकी वजह से गिरा तो लोअर लेवल पे शायद बाइंग आ जानी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप पिछले 1 साल का 1.5 साल का चार्ट देखिए लुपिन का, कभी भी ख़राब खबर आई है वो एक अपॉर्चुनिटी रही है हमेशा बाय करने की। और खैर इस पर तो 650-700 से एक पॉजिटिव व्यू रहा ही है और अब ऑल टाइम हाई पर भी आ गए हम यहाँ पर। इस पर किससे व्यू लें फिर? आपने किसी को अलर्ट किया था? नहीं, अलर्ट किया नहीं था, सब अलर्ट है, लेकिन सब अलर्ट है। किसी का नाम लीजिए, सब तैयार हैं चार्ट्स। वैद्य साहब, ल्यूपिन की चार्ट। आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा, जब आप कर रहे होते तब आप चार्ट सब खोल के रहते हो कि नहीं रखते हो? जी, खोल के रखते हैं जब चार्ट। हाँ, मुझे लगता है किसी के पास जो सब रेडी रहते हैं। वैद्य, लुपिन कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। कोई भी गिरावट आए तो जरूर उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास में ही इन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और जो इसके टारगेट्स है वो 2400 के टारगेट्स के लिए स्टॉक में बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस है उसे बस ट्रेल करके ऊपर रखे और 2170 के करीब के कैसे मेंटेन रखें। चलिए अब जरा सा प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन आप लोगों के लिए मैप कर देता हूं। एक प्राइमरी मार्केट्स की सक्सेसफुल ऑफरिंग आज लिस्ट होने आ रही है। गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग नाम की कंपनी जो 201 गुना भरी थी। छोटा आईपीओ था लेकिन गजब का रिस्पॉन्स। उसके बाद आज 1 नहीं 2 नहीं 3 आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहे हैं। एक है क्रॉस नाम की कंपनी जो कि ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। एक टोलिन टायर्स नाम की कंपनी है जो बेसिकली मेरे को लगता है वो रीट्रेडिंग का ज्यादा काम है, तो टायर कंपनी से कंपेयर ना करिए उसको, किसी इंडाग रबर वगैरह से कंपेयर करना, एलगी रबर इनसे कंपेयर करिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे आज चर्चा करना चाहते हैं हम लोग, वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। आज खुलेगा, वेडनेसडे को बंद होगा। 66 से 70 रुपए का प्राइस बैंड, 6500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आ रहे हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। इस ऑफरिंग में करना क्या है?
इस पे बातचीत करने के लिए अहमदाबाद से ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह साहब जुड़ते हुए। पार्थिव, करना क्या ऐसे अच्छा है, मुझे समझाइए क्यों सब्सक्राइब करना है। आई एम श्योर आप भी सब्सक्राइब की सलाह ही दे रहे होगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, नॉट ओनली सब्सक्राइब, मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा आईपीओ कि अगर आपको इसके शेयर्स लगते तो प्लीज होल्ड इट ऑन फॉर लॉन्ग टर्म। उसका रीजन है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस हम जानते हैं इज वन ऑफ द प्रीमियर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, टोटल ट्रिपल ए रेटेड है। वेरी रेयरली यू विल फाइंड सच अ कॉम्बिनेशन। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमेशा बहुत कम रहती है कंपनी के लिए, इसलिए जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन से ऑलमोस्ट 4% के आसपास रहते हैं। बहुत ही सिक्योर लेंडिंग करते हैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम द क्रेडिट कॉस्ट और एनपीएस इसके ऑलमोस्ट देखने जाए तो बिलो 0.28% रहते हैं। क्रेडिट कॉस्ट की भी बात करें तो वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री रहता है। और इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी है मॉर्गेज की, बिकॉज मॉर्गेज इज अ परसेंटेज टू जीडीपी स्टिल एट जस्ट अंडर 10%। विज़ नॉर्मल मार्केट्स में भी हमने देखा है कि 15 to 20% के ऊपर रहता है। तो मुझे लग रहा है कि स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत है। 2020 से लेके अगर एयूएम ग्रोथ देखे तो ऑलमोस्ट 29% का एयूएम ग्रोथ रहा है, विच इज फैंटास्टिक। वैल्यूएशन की बात करें तो कोटिंग एट 3.10 प्राइस टू बुक मल्टीपल ऑन अ ट्रेल बेसिस, और फॉरवर्ड बेसिस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 2.6 2.4 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है, जो मुझे लग रहा है काफी रीजनेबली प्राइस्ड है। तो डेफिनेटली इसमें सब्सक्राइब करें और लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है। ओके पार्थिव, गुड मॉर्निंग। तो क्या अब ये अब B3 हो जाएगा ये बेसिकली, क्या इस तरीके का टेक्सचर बनेगा बजाज ग्रुप की तरफ से? और क्या जो एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद हम एक हाउसिंग फाइनेंस में एक जो लार्ज प्लेयर मिस कर रहे थे, क्या अब ये उसकी जगह ले लेगा आपके हिसाब से? गुड मॉर्निंग। वेरी वैलिड पॉइंट अनुज, जो आपने बताया कि जो एक एचडीएफसी लिमिटेड जो एक मिसिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रहती थी मार्केट में आफ्टर द मर्जर, तो इवन बजाज ग्रुप इज वेरी वोकल ऑन द फैक्ट कि उनका जो बिजनेस मॉडल है इज वेरी मच इन लाइन विथ व्हाट एचडीएफसी लिमिटेड हैज क्रिएटेड। जो उनका सिक्योरिटी ऑफ द बुक है, आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द इंडस्ट्री। और अभी देखने जाए तो जो लिस्टिंग पे मार्केट कैप रहेगा, इफ वी आर टॉकिंग ऑफ द हायर प्राइस बैंड, तो अराउंड 59,000 करोड़ के आसपास है। मुझे याद है एचडीएफसी लिमिटेड जब मर्ज हुआ था तब इट हैड ऑलमोस्ट गॉन टू द मार्केट कैप ऑफ 2.5 to almost 3 लाख करोड़। तो मुझे डाउट नहीं लग रहा कि इवन बजाज हाउसिंग फाइनेंस ओवर द लॉन्गर होराइजन ऐसा मार्केट कैप अचीव कर सकता है। और बजाज ग्रुप बहुत क्लियर है कि उनको अभी कोई बैंकिंग लाइसेंस सीक नहीं करना, बिकॉज हमने देखा कि बैंकिंग लाइसेंस के अंदर भी कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, एसएलआर और सीएलआर वगैरह। लेकिन एज अ प्योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एज एन एनबीएफसी, आई थिंक बजाज हाउसिंग फाइनेंस कैन डू एक्सट्रीमली वेल ओवर देयर। क्लियर है भाई साहब, सब्सक्राइब करना है, लिस्टिंग गेन्स के उसमें नहीं आना है। ये तो लंबी अवधि के लिए रख लीजिए, ये तो ऐसा बातचीत से लग रहा है कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग बनना है। पार्थिव, थैंक यू सो मच। बड़ा थम्स अप है इस बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को लेकर। धर्मेश, कोई ये ठीक है सब्सक्राइब करना है तो ठीक है, कोई तोड़का वोटका है क्या? ये अलॉटमेंट कैसा आएगा? अलॉटमेंट का तो पता नहीं, बट हम लोग इसको लिस्टिंग गेंस के लिए ही नोट लेके आए हैं, बिकॉज जो ये स्पेस में कार्यरत है वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आ रहा है, बहुत सारे नए एंट्रेंट्स और प्लेयर्स के साथ। ऐसे बाकी सारे पैरामीटर्स तो फाइन है और थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पर है, बजाज ग्रुप है वो कमांड करेगी। बट मुझे लगता है कि बहुत लंबी अवधि के लिए रुक रहे तो ठीक है, 3 से 5 साल के हिसाब से, तब तो 100% जो पहले वाले बोल के गए वो प्ले आउट होगा। बट 1 साल 1.25 साल के लिए जेस्टेशन पीरियड में आ जाएगा आफ्टर लिस्टिंग गेंस, ये हम लोग का मानना है। बाकी टोटका आशीष जी बिल्कुल नहीं है मेरे पास, सबके साथ यही समस्या है कि मिलेगा कैसे। क्या ओके, टोटका एक ही है, कट ऑफ पे लगाओ, मल्टीपल अकाउंट से लगाओ, घर पे जितने अकाउंट्स हैं सबसे लगाओ, किस्मत जामी तो लॉटरी में आपका नाम सामने आएगा। ब्रेक लूं उससे पहले आपको बता दूं, बाजार को अब डबल बुल की ताकत मिलने जा रही है। बीएससी के बाद अब एनएसई में भी आपको शक्तिशाली बुल दिखेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने एनएसई के आइकॉनिक बुल स्टैचू से पर्दा उठाया। ये बुल भारतीय इकोनॉमी की ताकत का प्रतीक है, ये देश के मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम को दिखाता है। बढ़िया है, ये बुल है भी तगड़ा। अपने पास 2 बुल हो गए, एनवाईसी में 1 बुल है। और ये बहुत बीएससी का बुल थोड़ा फिर भी सीधा साधा लगता है, ये तो एकदम गुस्से में अग्रेसिव वाला बुल है ये, एकदम जैसे हमारी मार्केट रही है वो वाला बुक है, वो वाला डबल बुल का डोज मिलने जा रहा है। एक काम करा जाए, ब्रेक ले लिया जाए,
बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं, एक बाइट प्ले कर देते हैं एनएससी के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान की इस बुल की सिग्निफिकेंस को लेकर, वहाँ से फिर ब्रेक लेकर लौटेंगे पहला सौदा में। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन आज भारत का विश्व में चौथा नंबर है, $5.6 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन टर्म्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेशन करीब 10 करोड़ इंडिविजुअल्स, यूनिक इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनके 19 करोड़ अकाउंट्स हैं। 7.5 करोड़ घर आज भारत में डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के जरिए अपना धन संचय जो किया है उसका निवेश करते हैं। और एनपीएस और ईपीएफओ हम लेंगे तो मुझे लग रहा है उसका जो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं वो करीब डबल हो जाता है। तो ऐसी कई जो चीजें जिसमें भारत आज स्टॉक मार्केट में महासत्ता के लिए रूप में उभर के आया। जो एनएससी ने जब शुरू किया 1994 में, तब करीब भारत में 10 से 15 लाख से अधिक निवेशक नहीं थे। 4 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 474 लाख करोड़ रुपया हो चुका है और आज 10 करोड़ से अधिक निवेशक से। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से भारत ने बहुआयामी प्रगति की है, लेकिन हमने एक लंबा सफर तय किया, हमें बहुत आगे जाना है। तो ये एक शुरुआत है 30 साल की, अगले 200-300 साल तक भारत की ऐसी सेवा एनएससी करती रहे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।